हेलो एंड वेलकम टू जुडिशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है मेंस आंसर राइटिंग। ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा टू ऑल दोज जो दिल्ली या हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के लिए जहां केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल दोज जो एचजेएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चंस कई तरह के होते हैं। एक बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं लाइक डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, या फिर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स एंड ऑल बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्वेश्चंस आंसर करने में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आप शुरू से ऐसे क्वेश्चंस आंसर करते हुए आए हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पर मैं सेपरेट कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन चूज़ किया है वो ओपन एंडेड है, मतलब जिसके दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं और जिसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिल सकता। सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, which reads trace the legal position with respect to alternative charge in general and in particular whether it is necessary to frame alternative charge under section 302 IPC in all cases involving offences under section 304 IPC। सेकेंड पार्ट में हम बाद में आएंगे। नोटिस करिए कि क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट की डिमांड है कि आप ऑल्टरनेटिव चार्ज इन जनरल कहाँ से डिराइव होता है वो बताएं। तो ऑल्टरनेटिव चार्ज की लीगल पोजीशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो से पहले वो 6 मिनट्स का वीडियो ज़रूर देख लें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड देन कम टू द आंसर राइटिंग पार्ट। सो यू कैन स्टार्ट योर आंसर इन एन इम्प्रेसिव वे बाय saying the law with respect to framing of alternative charge in general is embodied in section 221 CRPC, which is an exception to the general rule of section 218 CRPC. Then you write what section 221 provides. ऑफ कोर्स आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट रिमेंबर टू रिप्रोड्यूस द कीवर्ड्स जो आप स्क्रीन पर हाईलाइटेड देख सकते हैं। नाउ दैट वाज सिंपल। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है वेदर इट इज़ नेसेसरी टू फ्रेम ऑल्टरनेटिव चार्ज अंडर सेक्शन 302 IPC इन ऑल केसेस इन्वॉल्विंग ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 304 B IPC। अब इसको आंसर करने का एक तरीका तो ये है कि पहले आप प्रॉब्लम को डिस्कस करें कि पहले लीगल पोजीशन क्या थी और बाद में क्या डेवलपमेंट हुआ, और लास्ट में कंक्लूजन में अपना आंसर दें। बट मैं जो रिकमेंड करती हूँ वो ये है कि पहले आप स्ट्रेट अवे अपना आंसर दे दें और फिर उस आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए रीज़निंग डेवलप करिए। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, सेकेंडली एग्जामिनर का इंटरेस्ट डेवलप होता है। इट शोज़ कि आप गोल गोल घुमाने का इंटेंशन नहीं रखते बल्कि यू आर हिटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। Also, it shows how well you have understood the demand of the question. So, answer to the second part is no. It is not necessary. आप आंसर स्टार्ट ही करेंगे by writing no, it is not necessary in all cases of dowry death to frame a charge under section 302 IPC mechanically, but only after prima facie consideration of the material on record or the prosecution story. इतना लिखने के बाद आप अपने आंसर को आगे सब्सटैंशिएट करेंगे अबाउट जुडिशियल डेवलपमेंट ऑन दिस टॉपिक। तो आगे आप लिख सकते हैं
In the case of Rajbir alias Raju and another versus state of Haryana, citation आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है. The Honorable Supreme Court of India directed as follows, and the direction was, we further direct all the trial courts in India. सी मैंने आपको कोट अनकोट करके बताया है, बट यू नीड नॉट राइट इन कोटेड लैंग्वेज. आप सिंपली उसको सेकेंड फॉर्म में लिख सकते हैं. द डायरेक्शन वाज, वी फर्दर डायरेक्ट ऑल trial courts in India to ordinarily add section 302 to the charge of section 304B so that death sentences can be imposed in such heinous and barbaric crimes against women. The said order was circulated to all trial courts in India through the Registrar Generals of their respective high courts. In the aforesaid judgment, notably, the Honorable Court used the word ordinarily, which clearly meant that such charge should be framed by the courts generally, but certainly not without exception or mechanically without perusing the evidence on record. Such recourse should be adopted in cases where the evidence is not clear whether the wife committed suicide or she was killed. The above direction of the Supreme Court came because the court felt strongly about the commission of heinous and barbaric crimes against women in the country. The position was later clarified in Jaswinder Sani and others versus State Government of NCT of Delhi. साइटेशन मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है. यहाँ पे कोर्ट ने होल्ड किया, all that this court meant to say was that in a case where a charge alleging dowry death is framed, a charge under section 302 can also be framed if the evidence otherwise permits. No other meaning could be deduced from the order of this court. In the light of the above, the legal position with respect to necessity to frame charge of section 302 IPC in cases involving dowry death is that section 304B is not a substitute for a charge of murder punishable under section 302. As in cases of murder, in every case under section 304B also, there is a death involved. The question whether it is murder punishable under 302 IPC or dowry death under section 304B IPC depends upon the fact, situation and evidence in the case. If there is evidence, whether direct or substantial, to prima facie support a charge under section 302 IPC, the trial court can and indeed ought to frame a charge of murder punishable under section 302 IPC. But the trial court should not act mechanically by framing a charge under section 302 IPC without adverting to the evidence adduced in the case and simply on the basis of the direction issued in the Rajbir case. It is to be noted that when a charge is framed under section 302 IPC, it does not mean that the trial court is determined to convict the accused under section 302 IPC. It is only as a matter of abundant caution that such a charge is framed. यहाँ आप ये नोटिस करें कि कुल मिलाकर हमारा अप्रोच ये है कि हम पहले अपना क्लियर आंसर दे देते हैं, फिर ये बताते हैं कि 2011 में राजबीर उर्फ राजू वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन था और इस डायरेक्शन को फर्दर जसविंदर सैनी के केस में क्लैरिफाई कैसे किया गया, जो कि एट प्रेजेंट हमारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल पोजीशन है. अब इसी को आप अलॉटेड मार्क्स के हिसाब से लंबा या छोटा कर सकते हैं. नाउ लेट्स चेक आउट द सेकेंड क्वेश्चन.
which says if sufficient evidence is found to convict the accused under both sections 304B and 302 IPC, whether conviction should be made only under section 302 IPC or under section 304B IPC or under both sections. You can start by writing straight away. Section 304B was inserted in the IPC by Dowry Prohibition Amendment Act 1986 with a view to combat the increasing menace of dowry death. अगर मार्क्स ज़्यादा अलॉटेड हैं तो आप 304B के इंग्रेडिएंट्स भी लिख सकते हैं. अदरवाइज यू राइट डायरेक्टली in the question at hand, presuming the ingredients of both offences is proved beyond reasonable doubt, then the proper course would be to convict the accused under both sections, but no separate sentence need be awarded under section 304B in view of the substantive sentence being awarded for the higher offence under section 302 IPC. Such a course seems to be safer, also considering the eventuality when the matter goes in appeal before the Honorable High Court and the conviction under section 302 IPC fails on some count, the Honorable Court can still sustain the conviction under section 304B if the ingredients of the same are fulfilled. For the sake of argument, let's consider the other options also. If the trial court convicts the accused under section 302 IPC only, then the course open to the court would be firstly to delete the charge and move further. In this case, since there is evidence on record to prove the ingredients of 304B also, this would unnecessarily give benefit to the accused. Secondly, the trial court can discuss the ingredients of 304B and record its acquittal in the said charge. That again is not proper because in the question 304B is proved. Thirdly, the trial court can convict the accused under section 302 IPC and refrain from recording either acquittal or conviction in 304B IPC. In such a case, again, if the matter goes in appeal and conviction under section 302 IPC fails, then the case will have to be remanded back to the trial court. As such, as stated above, the proper course would be to convict the accused under both the sections, but no separate sentence need be awarded under section 304B in view of the substantive sentence being awarded for the higher offence under section 302 IPC. The above view also finds favour of the Honorable Delhi High Court in Prakash Chandra versus the State. साइटेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. तो अब यहाँ हमने ना केवल सही ऑप्शन जो आंसर था वो चूज़ किया, हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो ऑप्शंस हम चूज़ नहीं कर रहे हैं वो सही क्यों नहीं है. एंड फाइनली एक केस लॉ मेंशन किया जिसमें सिमिलर ओपिनियन दिया गया है. केस लॉ नहीं याद है तो भी आपका आंसर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि आपने हर तरह से रीज़निंग दे दी है. आई एम श्योर ये वीडियो आपको आंसर राइटिंग मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा. अगर आपका कोई सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं. ऑल्सो अगर ये आंसर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं. अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. टेक केयर. गॉड ब्लेस.